हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल। आज हम लोग प्रीएम्बल का अध्ययन करेंगे। प्रीएम्बल में अभी तक जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्वरूप देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में निहित उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीएम्बल ये एक ही शब्द है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले संविधान का अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि संविधान का अर्थ समझे बगैर प्रीएम्बल को समझना मुश्किल है। तो संविधान में वे लिखित व अलिखित नियम एवं विधियां हैं जो शासन के स्वरूप, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को तथा उन सामान्य नियमों को स्पष्ट करती हैं जिनके अनुसार शासन का संचालन होता है। इस प्रकार संविधान के द्वारा ही स्पष्ट जानकारी मिल सकती है कि सरकार के विभिन्न अंगों की रचना कैसी होगी, किन नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगी, सरकार किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और जनता के कौन से अधिकार ऐसे हैं जिनका सरकार भी उल्लंघन नहीं कर सकती। इसके साथ ही नागरिकों के स्वयं के प्रति कर्तव्य, दूसरों के प्रति और राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इन सभी की जानकारी हमें प्रस्तावना के माध्यम से, संविधान के माध्यम से मिलती है। अब हमें प्रस्तावना या प्रीएम्बल को समझना होगा। प्रीएम्बल क्या है? प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान में समाहित किया गया है। यहाँ हमें यह भी समझना आवश्यक है कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, तब पंडित नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका या ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना है। इस उद्देशिका को संविधान में शामिल किया गया। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। तो अब हम लोग भारत की प्रस्तावना के बारे में उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्वरूप है, उसे देखेंगे जो हमारी स्क्रीन पर है। और इस प्रस्तावना को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आंसर लिखेंगे तो उसका जो बेस है, जिन पॉइंट को आपको डिस्कस करना है, वो इसी के अंदर से, इसी में से ही आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में इस व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 26 नवंबर को संविधान को एक्सेप्ट किया गया और 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया संविधान का। अब एक और चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रीएम्बल में: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को जोड़ा गया था। अब इसके बाद हम लोग इस प्रस्तावना से जो सार निकल कर आता है, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, वो हम समझेंगे। इसमें संविधान की प्रस्तावना में संविधान के स्रोत क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सभी बातें दृष्टिगोचर होती हैं। तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। इसमें भारत की जनता को शक्ति प्रदान की गई है। स्वरूप में 5 शब्द जोड़े गए हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसी तरह उद्देश्य भी स्पष्ट है इसमें, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता की प्राप्ति कराने वाली बंधुता। तो ये शब्द, ये उद्देश्य हैं जो हमें इस प्रियम्बल से दृष्टिगोचर होते हैं। अब हम लोग पॉइंट वाइज संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। तो पहली विशेषता है संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना का सार बिंदु यह है कि हम भारत के लोग, क्योंकि जहाँ अभी हमने पढ़ा है तो हम भारत के लोग से ही स्टार्टिंग होती है प्रियम्बल की, तो हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ईश्वर आशा है कि भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है और संविधान का आधार जनता है, और संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। प्रस्तावना में इस बात पर भी बल दिया गया कि संविधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है। इसका अर्थ है भारत सरकार अपने आंतरिक मामलों में और वैदेशिक मामलों में सार्वभौम एवं स्वतंत्र है। भारत के ऊपर किसी भी आंतरिक शक्ति और ना ही किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट। इस शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसके माध्यम से भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। समाजवादियों का लक्ष्य है कि सभी आधारभूत उद्योगों जैसे कोयला उद्योग, बिजली उत्पादन, रेलवे आदि पर राज्य का स्वामित्व बना रहे। राज्य के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई जाएं, जैसे बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था पेंशन आदि में राज्य की ओर से सहायता मिले। इस प्रकार एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए ही समाजवादी विचारधारा को अपनाना आवश्यक समझा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट में भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य की शक्ति किसी एक वर्ग में निहित न होकर संपूर्ण जनता में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है भारत में राज्य का प्रधान कोई वंशानुगत राजा ना होकर बल्कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत लोकतंत्र की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद वंशानुगत प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय। इस पे 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय का एक अपना ही महत्व है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। इसमें सामाजिक न्याय का अर्थ है मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए तथा प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर प्राप्त हो। आर्थिक न्याय का आशय है उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण तथा संपत्ति का केवल कुछ लोगों में केंद्रीकरण न हो, अर्थात संपत्ति के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया जाना है। और नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मताधिकार के लिए शैक्षिक योग्यता तथा संपत्ति को आधार नहीं बनाया गया है। 18 वर्ष की आयु के प्राप्त सभी भारतीयों को मताधिकार का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसमें नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता की बातें कही गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति और भाषण, संघ बनाना, संपत्ति रखना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं तथा मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना, निर्वाचन में उम्मीदवार बनाना या बनना, उच्च राजनीतिक पदों पर आसीन होना, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि सभी राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। इसके
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पंथ निरपेक्षता या सेकुलर। हमारा ध्येय भारत को पंथ निरपेक्ष बनाना भी है। इसका अर्थ है राज्य किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता के साथ व्यवहार करता है। इसकी व्यवस्था इसलिए भी की गई क्योंकि यहाँ बहुत से धर्मावलंबी लोग रहते हैं और उनमें राज्य को किसी भी धर्म का आश्रय ना मिले, इसलिए पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है समता या समानता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण तथा संपत्ति के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध माना गया है। लास्ट पॉइंट है बंधुता अर्थात फ्रेटर्निटी या भाईचारा। संविधान निर्माताओं ने बंधुता या भाईचारे को बहुत बल दिया है। भारत में जातिवाद, प्रांतवाद आदि भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण रहे। इसके अलावा अनेक धर्मों और भाषाओं के कारण विभिन्नता वाला समाज है। ऐसी स्थिति में फ्रेटर्निटी की भावना के कारण ही सभी नागरिक आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, क्योंकि यही राष्ट्र की एकता का आधार है और अनेकता में भी एकता को सुदृढ़ इसी भावना के माध्यम से किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में सारे पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपको प्रीएम्बल आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे और अभी इस वीडियो में इतना ही। प्रीएम्बल स्पष्ट हो गई होगी। थैंक यू।